सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर एंड लेट्स डिस्कस आज के जो टॉपिक्स हैं। तो सो आज के जो द हिंदू सेशन के जो टॉपिक्स हैं जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, पहला अर्निंग पोस्ट पैंडमिक। इसमें कुछ एक डेटा है, वुमेन रिलेटेड डेटा है। तो वुमेन रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं तो उसको हमें पता होना चाहिए। और ये डेटा, इसको आप अपने जो भी डेटा डायरी उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। बैट इम्यूनिटी साइंस का टॉपिक है। फ्लोरेसेंस और कुछ टर्म्स और भी हैं तो वो विल डिस्कस, ये भी साइंस प्रीलिम्स का टॉपिक आएगा इसमें। देन सेकंड थॉमस शोल, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी प्लस आईआर। देन वी हैव टीवी-D1, ऑलरेडी मैंने डिस्कस भी किया हुआ है, कल संडे का सेशन भी था। ये भी साइंस का टॉपिक है। ग्लोबल टैक्स इवोजन रिपोर्ट है। सो ये भी टॉपिक इन जनरल वी कैन कंक्लूड अंडर इकोनॉमी हेल्थ ऑफ हिमालय। इसी पर मेंस का भी प्रश्न है, एनवायरनमेंट का टॉपिक है। और मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपका मेंस का जो भी प्रश्न होता है उसका इवेल्युएशन भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है। एंड क्योंकि इवेल्युएशन जो है, मैंने ऑलरेडी आप लोग का जो इवेल्युएशन है वो इवेल्युएशन भी आपका प्रॉपरली किया जा रहा है। डे 1 के क्वेश्चंस आपके सारे इवेल्युएट हो गए हैं आकलन सीरीज के अंदर। उसके बाद डे 2 के स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग लिखते जाओ जो क्वेश्चन दिया जाता है आकलन सीरीज के अंदर, जो कि सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो उसमें आप लोग अपने आंसर को सबमिट करें। अब आंसर सबमिट करना ये आपकी जिम्मेदारी है, जो लिख के अपना इवेलुएट करना चाहते हैं। बाकी आप ग्रुप में भी चाहें तो डाल सकते हैं। सो ये आज का क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। हेल्थ ऑफ हिमालय डिपेंड्स ऑन हेल्दी इकोलॉजी एंड हेल्दी इकोलॉजी डिपेंड्स ऑन नॉन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल डिस्कस करना है। क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है और जो एक आर्टिकल है उसी बेस पर है किया है। 10 नंबर का, अभी कुछ समय तक जब तक फ्लो नहीं बनता है, 10 नंबर का जो प्रश्न है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और धीरे धीरे जो प्रश्न है उसका लाइक फिर आपके मतलब 250 शब्द में लिखने वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। इसको 250 शब्द में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं 10 नंबर का ही आपके लिए, क्योंकि 10 नंबर का एक अप्रोच डिफरेंट है। जो भी आपने आंसर सबमिट भी किए थे मुझे, जो अपलोड किया था आप लोगों ने आकलन सीरीज़ के अंदर, तो उसमें बहुत अच्छे आंसर भी थे, बट कई आंसर ऐसे भी थे जो ऑफ द टॉपिक थे। उस पर मैं एक वीडियो बना के डालूंगा कि आप लोग को अप्रोच कैसे करना है। तो ये है, तो आप लोग ध्यान रखें। तो सौरभ पांडे CSE ये ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। इस ऐप को डाउनलोड करना है गूगल स्टोर से। और वहीं पे अगर आप सर्च करोगे तो आकलन सीरीज़ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डेली आंसर रिव्यू, आपका रोज का आंसर चेक हो जाएगा। तो उसमें बहुत बढ़िया तरीके से आपका जो ऑप्शन होता है, आप जो क्वेश्चन आएगा वहीं पे अपलोड करने का ऑप्शन होता है। अपलोड आप इमेज फॉर्म में करें, अगर PDF फॉर्म में चाहें तो लैपटॉप के माध्यम से कर सकता है। तो डेली आंसर चेक आपका होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो मतलब आप आंसर सबमिट करें, क्योंकि कॉपी बहुत सारी होती है तो मैं चेक करता रहता हूँ। आप लिखते जाएं। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत दिन बाद और फिर आप डे 1 का आंसर सबमिट करें, तो वो इवेलुएट नहीं होगा। आपको डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना है और जो भी आपको आंसर क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको रेगुलर आंसर लिखते जाना है। और कोई भी ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन कुछ और है, आंसर कुछ और अपलोड नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसी का आंसर अपलोड करना है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तभी इवेल्युएशन हो पाएगा, कंपैरिजन हो पाएगा। आपकी रैंकिंग आकलन सीरीज में मैंने कमेंट्री पोस्ट में भी डाली है, इसका ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा 2 इयर्स करंट अफेयर्स का जो एडवांस करंट अफेयर्स है उसका पहला जो टेस्ट है कल हो गया था। इसका इवेल्युएशन आज आ जाएगा। पूरा क्वेश्चंस का जो इवेल्युएशन है तो वो आज आ जाएगा। तो आप लोग इस टेस्ट को भी रेगुलर देते रहे। 50 टेस्ट टोटल है, इसका प्राइस मैंने 499 रखा है। इसमें लगभग आपसे 3000 से 4000 टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एग्जाम से पहले मैं एक बुकलेट आपको दूंगा, बढ़िया करंट अफेयर्स के MCQs होंगे अलग अलग सोर्सेज से, बढ़िया रिवाइज कर लेना। और इसमें भी आप लोग अपने नोट्स बनाते जाना। शॉर्ट में चीज़ें जो आती रहेंगी, फैक्चुअल एस्पेक्ट भी है, कंसेप्चुअल एस्पेक्ट भी है, एडवांस टॉपिक्स जो है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर होंगी। इस सेशन का PDF भी आप सौरभ पांडे UPSC जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक इज हैव अर्निंग ग्रोन पोस्ट पैंडमिक। अब देखो इसमें बहुत सारा डेटा दे रखा है। डेटा तो चलो दे रखा है, इतना डेटा याद भी नहीं रहेगा, बट हाँ वुमेन रिलेटेड कुछ 1-2 डेटा है वो पता होना चाहिए। और उसको थोड़ा, जैसे मैंने आपको कहा, कोई भी टॉपिक इफ इट इज़ रिलेटेड विथ वुमेन, इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज GS पेपर 1 में इनका फेवरेट टॉपिक रहता है। और इससे ये लोग फ्रेम क्वेश्चंस भी अच्छा खासा फ्रेम करते हैं, ठीक है। दे फ्रेम द क्वेश्चन। एक बार बताना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा विजिबिलिटी का एक बार बताना। विजिबिलिटी ठीक है, वॉइस सही है, एक बार ये कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर से हाईलाइट करना। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो डेटा है वो क्या कहता है, अभी फिलहाल की कुछ डेटा है वो कहता है कि प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जो कि अनपेड फैमिली हेल्पर्स के रूप में काम कर रही हैं, ये इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या है कि शेयर ऑफ रूरल वर्किंग वुमेन
इन दिस फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट राइजिंग फ्रॉम 37.9% से 43% तक आपको बढ़ा। मतलब पोस्ट पैंडमिक की अगर हम बात करते हैं तो अगर देखा जाए तो इसमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ये इंक्रीज है खास तौर से किस तरीके से, वो है अनपेड फैमिली हेल्पर्स के रूप में। अब अनपेड फैमिली हेल्पर्स का थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या मतलब होता है। तो 2019 से लेकर 2023 में जो कैजुअल वर्कर्स हैं, मैन और वुमेन, रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में ही इंक्रीज इन देयर एवरेज जो मंथली इनकम है वो इंक्रीज देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे ये भी इन्होंने कहा जो अनपेड फैमिली हेल्पर्स है, प्रपोर्शन ऑफ वुमेन जो इसमें अनपेड फैमिली हेल्पर के रूप में काम कर रही हैं, इसमें भी राइज देखने को मिला है। तो ये फैक्ट्स थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। वेज वर्कर्स जो मतलब तिहाड़ी के रूप में काम करते हैं, मतलब अभी काम किया एक सर्टेन मतलब एक दिन के लिए मान लो काम किया और उसके बाद उनको उस दिन की अर्निंग आपकी हो जाती है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो एक दिन काम किया तो वो वेज जैसे आज काम किया और आज का एक अमाउंट उनको मिल जाता है, तो वेज अर्नर्स हैं। एंड दीज वेज अर्नर्स की अगर बात करें तो यहाँ भी रियल अर्निंग जो ग्रो है दैट इज स्लोअर देन द आउटपुट, इंडिकेटिंग अ रिडक्शन इन द शेयर ऑफ वेजेस इवन दो ग्रोथ रिमेन्स हेल्दी। तो ये भी एक चिंता का ही विषय आप कह सकते हो, बिकॉज सपोज करो इफ़ यू आर डेवलपिंग, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज हो रही हैं, ग्रोथ एस्पेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जो अर्निंग होनी चाहिए थी, जो वेज अर्निंग होनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। उसमें जो ग्रोथ है दैट हैज़ टू बी इम्प्रूव्ड। ये डेटा इसमें आपका हाईलाइट किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ बैट जीनोम प्रोवाइड्स एन इनसाइट्स इनटू इम्यूनिटी एंड कैंसर। अब इसमें ये जो टॉपिक है आपका है, दिस इज अगेन अ साइंस रिलेटेड टॉपिक एंड अच्छा टॉपिक है, इसमें कई सारे एस्पेक्ट है, उस पर चर्चा की गई है। लेट्स डिस्कस साइंस का जो पेज आता है द हिंदू का, उसमें अच्छा अगेन आई एम स्टेटिंग दिस पॉइंट कि संडे का सेशन थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल होता है, कल मैंने अपलोड कर दिया था, प्लीज़ उसको गो थ्रू हो। आपको देख तो कल ही लेना चाहिए था, लेकिन काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने नहीं देखा, तो प्लीज़ गो थ्रू द सेशन, नोट डाउन करो। ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो उसमें कवर होता है, जो संडे का स्पेशल इशू आता है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बिफोर आई प्रोसीड कि क्या चीज़ लिखा हुआ है इसमें, दो टर्म हम थोड़ा जान लेते हैं। एक टर्म है जीनोम की बात की गई है, दूसरा टर्म है कुछ इम्यूनिटी का एक आर्गुमेंट दिया गया है, इम्यूनिटी का आर्गुमेंट दिया गया है इन द कंटेक्स्ट ऑफ बैट के कंटेक्स्ट में एक आर्गुमेंट दिया गया है। सो फर्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय जीनोम। जैसे मान लो हम इंसान की बात करें, इंसान या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, उनके शरीर सेल से बनता है। मान लो हम हैं, मान लो हमारे पास हमारे बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स के अंदर डीएनए के अंदर आप कह सकते हैं जो जीन्स प्रेजेंट होती हैं, यही सारी की सारी जो जीन्स अगर आप उनको मिला दो वो हमारा जीनोम बना देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बना किसका होगा, बना आपका बहुत सारे आप कह सकते हैं कि सेल्स का बना होगा। उसमें डीएनए मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट को जीन कहते हैं और ये जीन जीनोम बनाती है। अब जैसे मान लो इंसान की बात करें तो इंसान जो है हमारे जैसे स्किन का कलर कैसा है, नोज कैसी है, आइज कैसी है, हाथ कैसा है, बाल कैसे है, हाइट कैसी, हर चीज किस पर निर्भर करती है, जीन पर निर्भर करती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन जीन, सब कुछ जीन पर निर्भर करती है। और दूसरे लिविंग सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं वो भी जीन पर निर्भर करता है। चाहे प्लांट ले लो या किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लो, चाहे आप वायरस ले लो, बैक्टीरिया ले लो, सब जीन पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। उनका ट्रेट, उनका कैरेक्टर जो है वो जीन पर निर्भर करता है। जब ऐसी स्थिति है तो हमें क्या है, इन जीन की स्टडी करनी पड़ती है। और हम कई लेवल पे क्या करते हैं, जैसे मान लो डीएनए है, उस डीएनए को एक प्रकार से सीक्वेंसिंग भी करते हैं। उसमें एक टर्म भी होता है जिसे न्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं, उनमें कुछ आपके सीक्वेंस होते हैं, एटीजीसी, एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, ये थोड़ा पढ़ा रखा है, जस्ट फॉर रेफरेंस में शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो एडेनाइन, थाइमाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, इनका एकदम सीक्वेंस किया जाता है। तो मतलब इस जीनोम को स्टडी किया जाता है, जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है और उस बेसिस में देखा जाता है कि अच्छा ये जीन इसका ये रोल है, ये जीन इसका ये रोल है, अगर ये जीन नहीं होगी तो इससे ये नुकसान होगा, ये बीमारी होगी, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी देखी जाती हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एक जो दूसरा आर्गुमेंट दिया गया वो ये है कि ये जो बैट है, चमगादड़ जिसे हम कहते हैं, कोरोना के बाद से काफ़ी आप कह सकते हैं कि फेमस हो गया। अब आप ये मानो कि जो बैट हैं, ये बैट में एक जो चीज़ देखने को मिलती है क्या है कि इस बैट के अंदर बहुत सारे वायरस प्रेजेंट हैं, बैट के अंदर बहुत सारे वायरस प्रेजेंट हैं, लेकिन ये बैट अफेक्ट इससे नहीं होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? मतलब अगर ये यही बात हो गई
कि जैसे मान लो कि इतने सारे वायरस प्रेजेंट हैं, तो ये वायरस इस बैट को भी तो इम्पैक्ट करना चाहिए। ऐसा क्या है इस बैट के अंदर कि ये एक कैरियर के रूप में काम करता है और ये वायरस इनको खत्म नहीं करता है, या वायरस इसको अफेक्ट इम्पैक्ट नहीं करता है। तो इसके पीछे क्या फैक्टर है, क्या रीजन है, ये एक लगातार कंटिन्यूस बेसिस पे इस पर रिसर्च जो है वो आपकी होती जा रही है, और इसी को कंक्लूड कई पॉइंट्स को अभी हाल फिलहाल पे किया गया है, एंड दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, और साइंस के अंदर ये आपका पब्लिश भी किया गया। अब लेट्स सी क्या आर्गुमेंट दिया गया। सो बैट्स के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गेनिजम्स हैं, वाई दे आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिकॉज ये कुछ फैक्ट्स याद रखना, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओनली मैमल्स ऑन द अर्थ हैं जो कि मेंटेन करते हैं सस्टेन्ड फ्लाइट, है ना, एक मतलब सस्टेन्ड फ्लाइट, मतलब दे कैन कंटिन्यूसली एक ही उस पैटर्न पे उड़ सकते हैं, सस्टेन्ड फ्लाइट। ओनली मैमल याद रखना है, मैमल, क्योंकि देखो बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, है ना, मैमल्स और उसमें क्या अंतर है, मैमल्स जनरली एग नहीं देते हैं, वो बच्चे को जन्म देते हैं। ये मैमल है और सस्टेन्ड फ्लाइट इकलौता ऐसा मैमल है। तो ये तो एक लाइन याद रखना प्रीलिम्स के लिए, खासतौर से क्योंकि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का साथ में होता है, तो इसलिए ये कुछ फैक्ट्स याद रखते हैं। दूसरा, दे ऑल्सो हैव रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ स्पेन, काफ़ी समय तक जीते हैं, एंड बहुत सारी डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर जैसी बीमारियां भी इनको नहीं होती हैं। तो ऐसा क्या है इनके अंदर कि ऐसी बीमारियां इनको आपका नहीं होती है। दे ऑल्सो हैव ए यूनिक एबिलिटी इको लोकेशन की। इको लोकेशन जैसे जब ऐसे मूव करते हैं, आंखें तो इतना काम नहीं करती हैं अंधेरे के अंदर, मतलब ये आंखों से तो देख नहीं सकते, तो क्या है कि साउंड वेव्स छोड़ते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट से साउंड और टकरा कर आएगी, और टकराने के बाद ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, और उस ऑब्जेक्ट का जो इसके सामने है कितने डिस्टेंस में कैसा क्या है, उस सारी जानकारी इनको मिल जाती है। तो इसे हम इको लोकेशन शब्द भी इसे कहते हैं। तो ये इनके नेविगेशन के लिए बहुत बहुत आपका हेल्पफुल हो जाती है। और बाय पॉपुलेशन बैट्स 20% ऑफ द मैमल है, तो काफ़ी लार्ज नंबर है 20% ऑफ द मैमल्स, एक बड़ा नंबर होता है। लगभग 1400 स्पीसीज है बैट की, एंड लगभग 60 जो है एंडेंजर्ड है, 170 वनरेबल कैटेगरी के अंदर है। 1400 में अगर हम देखें तो 1400 में से 60 एंडेंजर्ड है, एंड 170 जो है वो वनरेबल कैटेगरी के अंदर आपकी आती हैं। उसके बाद बम्बल बी बैट है, वो सिर्फ 2 ग्राम का है, और फ्लाइंग फॉक्स की अगर हम बात करें वो 1.5 मीटर की, तो उसकी आप खुद सोचो कि विंग है, जो उड़ने वाला पंख है, वो 1.5 मीटर्स की है, और उस वेट लगभग 1.6 केजी का वेट है। अब थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बम्बल बी जो बैट है वो लगभग कितने ग्राम का, 2 ग्राम, 2 ग्राम तो पता नहीं कितना ही होगा, है ना। तो ये दूसरा देखो विंग, दूसरा जो ये आपका है फ्लाइंग फॉक्स वाला, ये लगभग 1.6 केजी का तो है। चलो वेट तो 1.6 केजी तो ज़्यादा नहीं, बट उसकी आप विंग स्पैन देखो, मतलब 1.5 मीटर का तो उसका विंग जो जिससे वो उड़ता है, तो वो 1.5 मीटर का हो जाता है। तो बहुत, ये तो बड़ा मतलब यूनिक है। बैट्स का एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है इकोलॉजिकल बैलेंस, पॉलिनेशन, इंसेक्ट कंट्रोल, और इन सब में इनका एक बढ़िया रोल होता है। इंसेक्ट कंट्रोल, कीड़ों को खाना, पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन का मतलब जैसे फूल है और उसमें जो आपके एंथर फिलामेंट हैं उसमें पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं, उसको एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र करना। मान लो, है ना, टच किया तो पॉलन उनके चिपक गए, फिर दूसरे फूल की तरफ गए तो वहाँ पे वो पॉलन दूसरे फूल में गिर गया, तो इससे पॉलिनेशन होगा, फिर नए फूल बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो पॉलिनेशन के बिना तो चीज़ें हो नहीं सकती। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल इनका इन एरियाज में भी देखने को आपका मिलता है। दूसरा ये भी कहा गया कि जो एक स्टडी, यही सबसे जो जिस पर चर्चा हो रही है वो यही है कि ये जो बैट्स हैं, इन बैट्स की ये जो बैट्स हैं, इन बैट्स में एक जो बहुत यूनिक चीज़ देखने को ही लगातार मिल रही है, वो है कि जो कि यूनिक चीज़ देखने को मिल रही है, दैट इज़ बेसिकली कि इतने सारे वायरस और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इनके शरीर के अंदर प्रेजेंट है, इनके ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी ये बीमार क्यों नहीं होते हैं, ऐसा क्या रीज़न है। तो इस पर थोड़ा सा इनका मतलब अभी कई स्टडी जो हुई हैं, जैसे 2013 के अंदर एक स्टडी हुई थी, और उसमें कहा गया कि कई कई चीज़ें जो कही गई हैं, तो इसमें कहा गया कि जीन्स जो हैं मेटाबॉलिक और इम्यून रिस्पॉन्स में हैं, इम्यून रिस्पॉन्स में जो है वो दे हैड बीन पॉजिटिवली सेलेक्टेड। इट मीन्स व्हाट, सिंपल सी बात क्या है कि जैसे इसमें खास तौर से कहा गया कि सर्टेन जीन्स हैं जो कि बैट्स को बचाती हैं, और इस प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स मतलब प्रतिरोधक क्षमता उनकी डेवलप करती हैं। इसके लिए क्या है, रेस्पॉन्सिबल कुछ सर्टेन जीन्स हैं जो कि पॉजिटिवली सेलेक्ट होती हैं, और मतलब इवोल्यूशन के साथ साथ, और यही एक प्रकार का जो इम्यून सिस्टम इस प्रकार का डेवलप करती है कि बैट पर जो भी ये पैथोजेंस या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं
उनका असर नहीं पड़ता है, उनका उनका बैट्स पर असर नहीं पड़ता है। फिर एक प्रोजेक्ट भी आपका चल रहा है और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा बैट 1 के ग्लोबल जीनोम। इसमें लगभग 1400 जो आपकी स्पीसीज है बैट की, उनके जीनोम की स्टडी की जा रही है, कंटिन्यूस बेसिस में इनकी जो स्टडी किया जा रहा है। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी जीन्स प्रेजेंट हैं, जैसे मान लो कोई बीमार पड़ता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है, मतलब आप सोचो कि थोड़ा जैसे भी कोई मान लो बीमार होगा तो टेम्परेचर बढ़ना, सूजन आना, इस टाइप का, तो इसे हम इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शब्द हम यूज़ करते हैं। तो ये जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है वो भी कम होना, कैंसर ना होना, प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बहुत हाई होना, ये सब जो स्थिति है बैट के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक फैक्टर बताया गया है, वो सर्टेन जीन्स इसके लिए एक जो है वो रिलेटेड जीन्स हैं जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। स्टडी आपकी ये कहती है कि देयर आर सर्टेन जीन्स। अब सपोज करो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि देखिए ना, क्यों मान लो कोई प्रश्न बनता है और उसमें ये बोलते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग इन बायोडाइवर्सिटी या कुछ इस टाइप के कोई प्रश्न आपका बनता है, तो उसमें आप इसको भी कोट कर सकते हो कि ये स्टडी से हमें पता चलता है कि किस प्रकार जो बैट है वो बैट अपना प्रतिरोधक क्षमता डेवलप उसने कर लिया, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो भी प्रतिरोधक क्षमता उसने डेवलप की है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल सर्टेन जीन्स है, उसको हमें उसकी जानकारी हमें जीनोम सीक्वेंसिंग से हुई है, और इसके माध्यम से हम भी कई प्रकार के ऐसी जीन्स को आइडेंटिफाई करके ऐसे चीज़ें डेवलप कर सकते हैं जिससे कई बीमारियां और कैंसर जैसी जो बीमारियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। तो पहला बैट 1 के जीनोम कंसोर्टियम, मतलब कई ग्रुपिंग जो है जिस पर स्टडी आपका कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि इकोलोकेशन, लॉस ऑफ प्रो इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, एक्सपेंशन ऑफ एंटी वायरल जीन आर एंसेस्ट्रल ट्रेट ऑफ बैट्स। मतलब ये सारे फीचर्स इसके क्या हैं, ये ट्रेट है, बैट ऐसा ही इवॉल्व किया है। इसके एंशियंट मतलब पहले भी कई बैट्स जो थे और धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, उनके अंदर धीरे धीरे ऐसे पॉजिटिवली सेलेक्टेड जीन्स आई और वही जीन्स धीरे धीरे बैट के अंदर ये एक प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स उनके अंदर डेवलप किया गया। तो इसके लिए फैक्टर्स आपका हाईलाइट किया गया। इसके बाद ये भी कहा गया कि मतलब जो भी ये आपकी जीन्स हैं, बिकॉज ऑफ दीज जीन्स ओनली रेंज ऑफ वायरस, जो डेडली वायरस हो सकता है, मतलब हम और आप उसके कांटेक्ट में आ जाएं तो बहुत ह्यूज लॉस क्रिएट कर सकता है, ठीक है, क्रिएट अ ह्यूज लॉस, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, बट बैट्स का कोई उन पर असर नहीं आपका पड़ता है। फिर आपका हाईलाइट किया गया है कि विद द एडवेंट पॉसिबल टुडे फॉर साइंटिस्ट टू क्विकली असेंबल द नियरली कंप्लीट होल जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे आज के समय में देखो फायदा तो यही है ना कि वी हैव द टेक्नोलॉजी फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकती है, उनके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है, एंड बेस्ड ऑन दैट जीनोम सीक्वेंसिंग हम ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं। ये सारी जो जानकारी जैसे बैट से रिलेटेड है, ऐसे दूसरे जीवों से रिलेटेड भी हमारी जानकारी इंक्रीज हो सकती है। दूसरा ये है कि ये भी हाईलाइट किया गया कि दे नो लॉन्गर हैड टू यूज मोर कॉम्प्लेक्स टाइम कंज्यूमिंग एक्सपेंसिव मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी। इट मीन्स वी हैव द काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी जो कि ना कि टाइम कंज्यूमिंग है, ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और हम जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, जीनोम की स्टडी कर सकते हैं, और इससे हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट भी होगा। और भी कई सारी टेक्नोलॉजी जो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी हमारी जो जानकारी है दैट विल इंक्रीज। फिर यहाँ पर हाईलाइट कहा गया, जो एक चीज़ हाईलाइट इसमें इन्होंने किया वो है दैट इज एक प्रोटीन है जिसका नाम है प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड सिग्निफिकेंटली। मीन्स यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो जीन्स है इट इन्वॉल्व इन माउंटिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स विच एनकोड अ प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरॉन। अच्छा, आपसे पूछे कि इंटरफेरॉन न्यूज में क्या था, ये क्या है, इट इज अ प्रोटीन एंड दिस प्रोटीन इज बेसिकली लिंक्ड विद आवर इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता से हमारे ये जुड़ी हुई है। एंड ये भी आपका हाईलाइट किया गया कि बिकॉज ऑफ दिस प्रोटीन एंड रिलेटेड जीन्स दो सबसेट्स होते हैं, एक होता है इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन ओमेगा रिलेटेड टू ईच अदर, एंड इनका भी जो प्रपोर्शन है वो चेंज होता है। सिंपल सी बात क्या है कि देर आर सर्टेन जीन्स एंड इससे एक रिलेटेड प्रोटीन्स हैं, ये प्रोटीन्स को हम इंटरफेरॉन कहते हैं, और प्रतिरोधक क्षमता के अकॉर्डिंग आपका इंटरफेरॉन अल्फा और इंटरफेरॉन जो ओमेगा है वो आपका उसका प्रपोर्शन में भी बदलाव आता है, एंड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस द बैट इज एबल टू सर्वाइव, और अपना जो उसका प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून रिस्पॉन्स है, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज, मतलब द रोल ऑफ दीज प्रोटीन एज वेल। फिर
नो लॉन्गर हैड टू यूज मोर ये तो चलो हमने डिस्कस कर लिया। फिर आपका है इम्यून प्रॉपर्टीज टू दीज चेंजेस। तो बैट के लिए जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उसके लिए जो एक रिस्पॉन्सिबल बहुत बड़ा फैक्टर है ये जो बदलाव होता है इंटरफेरॉन अल्फा एंड इंटरफेरॉन ओमेगा। और ये क्या है, प्रोटीन्स हैं एंड इससे रिलेटेड सर्टेन जीन्स हैं। तो ये जो इंटरफेरॉन आपसे पूछे न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो प्रोटीन हमारे मतलब बैट के इम्यून रिस्पॉन्स में हमारे में भी एक रोल होता है इंटरफेरॉन्स का। तो ये दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग इन्हांसिंग इम्यून रिस्पॉन्स। और ये दोनों का जब रेशियो या प्रोपोर्शन चेंज आएगा, अल्फा इंटरफेरॉन ओमेगा, तो यही एक बड़ा फैक्टर बनता है जिसके माध्यम से बैट इज एबल टू सर्वाइव, इतने वायरस से इनका असर नहीं पड़ता। ठीक है, कल आपका जो एडवांस करंट अफेयर का पहला टेस्ट था, अगर आपको दिख रहा हो, और उसमें जो सबसे ज़्यादा स्कोर आया है, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों ने टेस्ट दिया था, अराउंड काफ़ी लोग थे, शायद 60-70 कुछ स्टूडेंट्स थे, अपीयर नहीं हुए थे, बट इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स हैं इस कोर्स के अंदर। तो यहाँ देखो, एक है पूर्णाचंद है, एक उपासना है और शेखर है। तो टोटल 100 मार्क्स थे, 50 क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से मैं आपको करवाऊंगा। तो ये सौरभ पांडे CSE ऐप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो नेक्स्ट जो टेस्ट है वो संडे को है। तो अपने आप को आपको तैयार रखना है, आपको तैयार रखना है अपने आप को रैंडम क्वेश्चंस को डील करने के लिए, जो एडवांस करंट अफेयर्स का हिस्सा है। ठीक है, अब जो भी नई चीज़ मिलेगी उसका आप प्रीलिम्स की जो भी आपकी बुकलेट है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करा लेना। आप अगर ये 50 टेस्ट कर लोगे, लगभग 3000 से 4000 टॉपिक्स आपके कवर होंगे। और वो ऐसे टॉपिक्स होंगे ना किसी कंपाइलेशन और ना कहीं आपको मिलेगा। ये बहुत हाई लेवल करंट अफेयर्स होंगे जो कि डिफरेंट न्यूज़पेपर सोर्सेज के माध्यम से मैं आपको जो शेयर करता रहता हूँ, वहाँ से क्वेश्चंस प्रिपेयर। तो आप अगर रेगुलर सेशंस देख रहे हो तो आप अच्छा कर पाओगे। अगर इस टेस्ट में इवन इफ यू आर स्कोरिंग 30 to 35%, ये अच्छा स्कोर है। पेपर इतना इजी नहीं है, बहुत टफ पेपर है। तो मैं अभी इसका इवेल्युएशन भी डालूंगा यूट्यूब के अंदर पूरे टेस्ट का, शायद आज ही आ जाएगा। तो ये है आप लोग का, कईयों का तो नेगेटिव में भी नंबर आया है। तो घबराना नहीं है, टेस्ट देना है, डरना नहीं है। आप अगर इन सारे क्वेश्चंस को टैकल कर पाते हो, सीखने की कोशिश करो कि मेरे नेगेटिव तो नहीं हो रहे हैं, ये सब चीज़ें देखना है। आकलन सीरीज़ की भी लीडरशिप बोर्ड मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दी, जो डे 1 की आकलन सीरीज़ है, उसमें आप देखोगे तो कई लोग अच्छा स्कोर किए हैं। 6 नंबर है, 10 में से 3-4 स्टूडेंट्स हैं। कई लोगों ने अच्छा आंसर लिखा है, लेकिन A4 वो यूपीएससी वाला पेज यूज़ नहीं किया, तो वो आंसर इवेल्युएट नहीं होगा। आंसर इवेल्युएट कराने के लिए जो भी आंसर आप इवेल्युएट करें, जो क्वेश्चन दिया है वही उसी का आंसर भेजना है। दूसरा, यूपीएससी वाला पेज यूज़ करना है, प्रॉपर आंसर आपको सेंड करना है। ऐसा नहीं कुछ भी कि मुझे रीड ही नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं, बहुत ही मतलब आपको जिम्मेदारी के साथ अपने आंसर को सेंड करना है। और पूरा जो है मैं लिख देता हूँ। थोड़ा सा जगह आप छोड़ दो कि मैं कमेंट नीचे लिख सकूँ, बिकॉज जगह ही नहीं होती लिखने के लिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ चेक करते समय, तो जगह ही नहीं होती, कहाँ लिखूँ। कुछ पॉइंट्स मैं मेंशन कर देता हूँ। तो थोड़ी अगर आप आधा पेज छोड़ देना, तो उससे मुझे ये रहेगा कि आपके जो भी मान लो कुछ मेजर इश्यूज़ हैं तो वो मैं वहाँ पे लिख दूँ। ये ध्यान में रखना। ऑल्दो कुछ जो मेजर रहता है तो मैं कमेंट कर देता हूँ प्रॉपर। डे 1 की आपकी कॉपीज़ मिल गई हैं आप लोगों को, डे 2 की आज इवेल्युएट हो जाएंगी, और रात को 10 साढ़े 10 बजे डे 3 का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है, डे 3 क्वेश्चन का आने से पहले ही आपको डे 2 के क्वेश्चन सबमिट करना है। अगर आप बाद में करते हैं वो इवेल्युएट नहीं होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस लगाने का रीजन सिर्फ ये है कि आप लोग डिसिप्लिन रहें और इस चीज़ को प्रायोरिटी में रखें। और ये टेस्ट अगले संडे को होगा, नेक्स्ट जो टेस्ट 2 है, जिन्होंने स्कोर किया वो अपना मेंटेन रखें और कोशिश करें। देखो ये 50 टेस्ट है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं रखा है, क्वालिटी क्वेश्चंस बहुत अच्छी है। आप लोग अगर आपने देखे होंगे तो रेगुलर बेसिस में आप इन टेस्ट को दे। लास्ट में मैं आपको बुकलेट भी दूंगा इसमें, ठीक है, जब एग्जाम आएगा। फ्लोरेसेंस मेकिंग एनिमल्स ग्लो, ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट है, इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बट हाँ प्रीलिम्स का बढ़िया बन सकता है। तो इसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए, उसको देख लेते हैं। पहली चीज़ देखो, इन्होंने क्या क्या चीज़ें स्काई हाईलाइट की। जो स्काई है ब्लू क्यों होता है, स्काई जो है वो ब्लू क्यों होता है, क्योंकि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे मान लो एयर मॉलिक्यूल्स है, स्कैटरिंग, मतलब जैसे लाइट ऐसे पड़ रही है और ये स्कैटर हो रहा है, लाइट है ना, तो यहाँ पे क्या है कि एयर मॉलिक्यूल स्कैटर लाइट एंड स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली। जिनकी वेवलेंथ कम होती है, वो सबसे ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं। तो ब्लू लाइट की अगर बात करें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है और इस वजह से उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो जैसे ये आपके मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स है, और ब्लू लाइट की सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होगी क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो इसमें क्या होगा कि स्काई इसी वजह से, बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ द ब्लू लाइट, स्काई आपका ब्लू होता है। तो ये देखो प्रीलिम्स का, इसमें ये लोगों ने कई बार पूछा भी है। एंड ये क्या है, इसे हम रेलिंग स्कैटरिंग भी बोलते हैं, ये टर्म भी यूज होता है।
साइंस का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मेंस का में कोई प्रश्न इसमें नहीं आएगा, बट प्रीलिम्स के लिए आपको जानना चाहिए। इसे हम बोलते हैं रैलिग स्कैटरिंग बोलते हैं, ये शब्द आपको ध्यान में रखना। दूसरा है इसमें ये टर्म यूज है, दैट इज माई स्कैटरिंग। माई स्कैटरिंग करके है, MIE करके एक स्कैटरिंग है। अब ये क्या है कि जो क्लाउड्स हैं, दीज क्लाउड्स आर वाइट ड्यू टू लाइट स्कैटर्ड बाय लार्जर पार्टिकल्स लाइक वाटर ड्रॉपलेट। जैसे वाटर ड्रॉपलेट है और उसमें से लाइट स्कैटर कर रही है, एंड दिस स्कैटरिंग इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटनेस इन द क्लाउड। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो स्कैटरिंग है इसे हम माई स्कैटरिंग भी कहते हैं, थोड़ा ये टर्म याद रखना है, ये कई बार प्रीलिम्स में ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। उसके बाद अनदर फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन इज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस में क्या है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट में लाइट गई, ये लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर ये लाइट ऐसे करके चमकती है। तो कोई भी चीज़ चमकती है उसके पीछे एक बड़ा फैक्टर जो फेनोमेना होता है उसे हम फ्लोरेसेंस भी बोलते हैं। यूज दिस टर्म कॉल्ड एज फ्लोरेसेंस। तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको जो एनर्जी मतलब जो लाइट है लार्जर वेवलेंथ में उसको रिलीज भी आपका करता है। सो व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन और अ पार्टिकल लाइट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल बिफोर रिलीजिंग दैट एनर्जी एंड जंपिंग बैक डाउन। तो ये फ्लोरेसेंस का फेनोमेना है कि सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कोई एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, अब्जॉर्ब होने के बाद जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन हायर लेवल पे मूव करेंगे, हायर लेवल मूव करके फिर दोबारा से अपने लोअर लेवल पे आएंगे। तो ये जो आपका मूवमेंट है, दिस इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट वी कॉल इट एज फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े से टर्म्स याद रखने हैं। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये आप नोट कर लेना। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो जरूर से सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर से करें कब आप सेशन अटेंड करते हैं। जिम्मेदारी रखना, संडे का सेशन गो थ्रू प्लीज़ हो। कल अपलोड हो गया था, संडे में थोड़ा टाइम फ्लेक्सिबल होता है, 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। बाकी मंडे टू सैटरडे वही टाइम आपका रहता है। सेशन तो मैं देखो पहले मैं कंटेंट बनाता हूँ, बनाने के बाद फिर उसको रिकॉर्ड करना होता है, फिर आपके लिए प्रीमियर करना होता है, और ये हम लोग 8:30 तक कर लेते हैं, फिर वो अपलोड होने में 15-20 मिनट लग जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। अब क्योंकि लाइव वाला जो ऑप्शन है वो ओपन ही नहीं है, तो वो आई डोंट नो क्या रीज़न है, वो अपलोड ही नहीं होता। मैंने एक दो बार प्राइवेट करके भी चेक किया है, तो इसलिए मुझे पहले खुद ही रिकॉर्ड करना पड़ता है। बट इतनी डिफिकल्टी आने के बावजूद भी हमारा सेशन नहीं रुका है, ये आप लोग देख सकते हो। तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है, सेशन लाइक करें और जो है शेयर करें जहाँ भी मौका मिले, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब आपका ही आपका जिम्मेदारी बनता है, जरूर से ध्यान रहे। मनीला बीजिंग ट्रेड ब्लेम और कोलिजन इन डिस्प्यूटेड सी, इस पर बहुत समय से मतलब चर्चा चल ही रही है। इसमें हम थोड़ा ज्योग्राफी का देख लेते हैं। साउथ चाइना के डिस्प्यूट पर हमने कई बार चर्चा भी कर रखी है। तो देखो ये पूरा रीजन है, ये फिलीपींस है आपका, और ये जो आप ब्लू में देख रहे हो इसे 9 डैश लाइन बोलते हैं। 9 डैश लाइन बेसिकली आप देखोगे तो ये एक इमेजिनरी लाइन है इसकी चाइना की, जिसके माध्यम से साउथ चाइना सी पे इसने अपना क्लेम किया है। अभी फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो G20 का जो समय था उसमें 10 डैश लाइन का प्रपोजल रखा था, और इसको फर्दर एक्सटेंड करके पूरा ताइवान भी अपना हिस्सा बना लिया था चाइना ने। G20 समिट के समय ही 10 डैश लाइन प्रपोज की थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे एरियाज हैं फिलीपींस में, फिलीपींस लगातार चाइना के खिलाफ खड़ा होता है। जैसे 2013 में भी केस कर दिया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, और पीसीए ने फिलीपींस के फेवर में जजमेंट दिया था, चाइना ने लेकिन माना नहीं। इस रीजन का इंपॉर्टेंस भी बहुत है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताओ, भी कुछ दिन पहले भी मैंने डिस्कस किया था कि चाइना के लिए साउथ चाइना सी क्यों इंपॉर्टेंट है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताओ। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ना तो आप लिख सकते हो। तीन पॉइंट्स बताओ मुझे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जो लिखेगा बेस्ट आंसर उसका मैं कल बताऊंगा भी, उसके उनके बारे अप्रोच के बारे में। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 आपके पॉइंट्स बताओ कि साउथ चाइना सी चाइना के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी देखो इनकी ये चाइना इधर उधर जाके है ना, जैसे अजीब सी हरकतें करता है, जैसे लाइन इमेजिनरी बना दिया, बोले ये मेरा है, इस टाइप से कर दिया। शिप जो है अपनी खड़ी कर दिया, है ना, जैसे होता है ना बस में कोई रुमाल रख दे, बोले मेरी सीट है, तो इसने जाके पुरानी शिप्स खड़ी कर दी। एक जगह है फिलीपींस के पास में, वहाँ पे बोला ये, फिर धीरे धीरे वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड कई जगह बना दिया। इससे अपने क्लेम को बढ़ा रहा है। अभी इसी वजह से क्या है कि शिप जो है दो उसमें डिस्प्यूटेड एरिया में एंटर करके टकराई भी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे, इफ विल सी हियर, तो यहाँ पे कुछ जगहों के नाम याद रखना है, जैसे पालावान आइलैंड, स्पार्टले आइलैंड, पार्शल आइलैंड, ये सब साउथ चाइना सी रीजन में ही है। ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कई बार प्रश्न जो है वो आपके लिए फ्रेम होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ऑल्सो यू हैव मिस्चीफ रीफ, सेकेंड थॉमस शोल, फर्स्ट थॉमस शोल,
हाल्फ मून शोल, तो ये थोड़ा सा न्यूज में है अभी, ठीक है। ये जो आप कह सकते हैं थॉमस शोल है, अगर आपसे पूछे खास तौर से कहाँ लोकेटेड है, तो ये साउथ चाइना सी रीजन में लोकेटेड है। आप देखोगे 2023 के प्रीलिम्स के अंदर भी दे हैव फ्रेम्ड क्वेश्चन ज्योग्राफी के, आईआर के उसमें ही बनाया था, जो जगह न्यूज में थी वहीं से ही लोकेशन के क्वेश्चंस फ्रेम किए थे, और हमने हर एक टॉपिक को डिस्कस किया था जितने भी। इवन मैंने एग्जाम से 4 दिन पहले ही एक वीडियो डाला था, उसमें सारी लोकेशंस कवर्ड थी। आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो, मतलब दूसरे चैनल पे जहाँ मैं पहले काम करता था वहाँ पे मेंशन्ड है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी जगहें जो डिस्कस की जाती हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, खासतौर से जोग्राफिकल कंटेक्स्ट में। साउथ चाइना सी एज अ इशू के रूप में हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। नेक्स्ट देखते हैं, द एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इसरो पेव्ड वे फॉर गगनयान टेस्ट मिशन। अब ये भी रिपीटेड है, इस पर भी चर्चा कर रखा है हमने। TB-D1 मिशन है, गगनयान है, अभी 1-2 दिन पहले ही डिस्कस किया है। अब देखो मैं बार बार उस कंटेंट को रिपीट करूंगा ना, तो उससे क्या आपके नोट्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है। मतलब एक ही कंटेंट 2 दिन पहले डिस्कस किया, उसको बार बार मैं अगर कर दूँ तो रिपीट कर दूंगा, तो यही होगा कि फिर आपका कंटेंट मल्टीप्लाई करेगा, वो जरूरी नहीं है। ऑलरेडी क्योंकि हमने डिस्कस कर रखा था, इट्स बेटर कि हम लोग जो है तो कुछ नई चीज़ें उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स पिक किए हैं, इसरो की वेबसाइट पे ही दे रखा है, वहीं से कंटेंट लिया है। तो इसरो की वेबसाइट में अगर कोई चीज़ दे रखी है तो वहाँ से प्रश्न पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई आपके रहते हैं। सो मिशन की डेफिनेशन दे रखा है कि ये जो मिशन है गगनयान से पहले, तो इसमें क्रू एस्केप सिस्टम को चेक किया जाना। तो यहाँ पे क्या है, टेस्ट व्हीकल को टेस्ट करना, जो है क्रू एस्केप सिस्टम को देखना, और है ना उसके बाद क्रू मॉड्यूल कैरेक्टरिस्टिक्स और इन सब को देखना। ये सब चीज़ें क्या है, आप कह सकते हो कि ये आपका TB-D1 का रोल है। दिस इज इट फॉल्स अंडर TB-D1 के अंदर आपका आता है। अब इसमें कई दूसरे जो मिशन हाइलाइट्स के अगर आप देखोगे, मिशन हाइलाइट्स की बात करोगे, टीवी मिशन, मतलब ये अलग अलग सब मिशन इसी के अंदर है। टीवी मिशन पिल बॉक्स करके है, CMCS सेपरेशन है, ड्रॉप पैराशूट डिप्लॉयमेंट है, मेन पैराशूट है। TB-D1 के ही अंदर ये आपकी कुछ मिशन है। कुल मिला के इसके क्या कितने एल्टीट्यूड और ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, तो ये मैं PDF शेयर कर दूंगा, तो आप लोग जो है इससे देख लेना, सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल के अंदर। अब देखो एक चीज़ ध्यान में रखना है कि टीवी जो D1 मिशन है, ये गगनयान से पहले का मिशन है, जिसमें कुछ चीज़ों की टेस्टिंग की गई है कि क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा, तो उसको जब भेजा जाएगा तो वो एस्केप सिस्टम कैसे काम करेगा, वो लैंड करेंगे तो कैसे करेंगे, ये सब चीज़ों की टेस्टिंग की जाएगी। इस पर इंडियन नेवी भी इन्वॉल्व रहेगी। तो ये है, तो इसके सारे जो फीचर्स है एक साथ जो वेबसाइट पे दे रखी है इसरो की, तो मैंने उसको इंक्लूड कर लिया है, तो आप इसको देख लेना। द कर्व EU रिपोर्ट्स कॉल फॉर 2% ग्लोबल वेल्थ टैक्स ऑन बिलियनियर्स। अब ये जो टॉपिक है, इसमें जो आर्गूमेंट है, देखो ये कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, बहुत रेयर है और नहीं पूछते ही हैं कि कितने % रिड्यूस कर दिया, मतलब कितना टैक्स जो है वो आपका लगा दिया वेल्दी लोगों पर, किसने लगाया हाल में ही। तो चलो ये कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछ सकते हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को समझना है कि व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट सर्टेन थिंग्स लाइक इकोनॉमिक जस्टिस, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसा कुछ शब्दों का इस्तेमाल आप करते हो। व्हेन यू आर राइटिंग कि हम अपना रेवेन्यू जनरेशन कैसे कर सकते हैं, व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट द फिस्कल कंसोलिडेशन पार्ट, आर्गुमेंट आप दे रहे हो, तो उसमें या हम टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो इकोनॉमी के अच्छे टॉपिक्स हैं जिनमें मेंस में भी प्रश्न बनता है, उस पर आप ये लिख सकते हो, आर्गुमेंट दे सकते हो। इसमें एक आर्गुमेंट पिक किया, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया कि एक मिनिमम टैक्स प्रपोज किया है वेल्दी लोगों के, लगभग 2% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब जैसे मान लो 100 रुपए कमा रहे हैं तो 2% देना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा देखना है। अब आपको कई बार लगता है ना, कई बार लोग आर्गुमेंट ये करते हैं यार हम इतना, अब देखो बहुत ज़्यादा टैक्स तो नहीं होना चाहिए, 40% लगा दिया तो ये तो नहीं सही है। कि लोग ये भी सोचते हैं कि यार हम इतना कमा रहे हैं, अपनी हमारी मेहनत है, हम सरकार को क्यों दो। आप कमा कैसे रहे हो, कमा कैसे रहे हो ये भी तो देखो ना। आपका प्रोडक्शन के प्रोसेस में लेबर इन्वॉल्व है, और जिसको सेल कर रहे हो उसमें सोसाइटी इन्वॉल्व है। ट्रांसपोर्टेशन में आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो गवर्नमेंट का है, लाइट ये वो जो है वो सरकार के द्वारा प्रोड्यूस हो रही है। तो आपका जो भी ग्रोथ है, जो भी आप अर्निंग है, वो तो सरकार के माध्यम से या सोसाइटी के माध्यम से ही आप कर रहे हो। तो सर्टेन अमाउंट जो है हमें देना चाहिए, मतलब ये रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे हाल में ही टैक्स इवेजन बहुत अधिक होने की वजह से कई जो enabling billionaires to enjoy effective taxes equivalent to 0% to 0.5% of their wealth, European Union Tax Observatory in its global tax evasion report has called for a global minimum tax on billionaires लगभग 2%। क्योंकि देखो ये जो बिलियनियर्स होते हैं बड़े बड़े लोगों को इकट्ठा कर लेंगे,
सीए हैं और भी लोग हैं जो टैक्स का बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो उनके माध्यम से वो पूरा का पूरा ऐसा सिस्टम डेवलप करेंगे जिसमें कि उन्हें टैक्स लगता ही नहीं है। जैसे एक कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। बेस इरोजन, बीईपीएस, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, ये टर्म है। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग, बीईपीएस भी बोलते हैं। तो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शेयरिंग में भी क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी, बड़ी कंपनी है, भारत में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग है, तो वो क्या करेगा कि मान लो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो अलग अलग जगहों पे, अलग अलग देश में उसके आप अपना बिजनेस उसका चल रहा है, तो मान लो कमाई उसकी मैक्सिमम भारत में कमाई हुई है और यहाँ टैक्स उसको 20% लग रहा है। और दूसरी जगह जहाँ पे उसकी कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ सिर्फ एक फ़ायदा है कि वहाँ टैक्स ही नहीं लग रहा, तो वो यहाँ की कमाई को वहाँ का दिखा देगा। इसे कहते हैं बेस इरोजन एंड, है ना, प्रॉफिट शिफ्टिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं। तो इससे फिर जो मान लो हमारे देश में लोगों ने खरीदा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया, कमाई हमारे यहाँ किया, टैक्स दूसरे को दे रहा, दूसरे ने कुछ नहीं किया, सिर्फ यही किया कि उसने अपने टैक्स रेट को जीरो रखा है या टैक्स रेट मिनिमम कर रखा है। तो यही सबको दूर करने के लिए ये प्रपोज भी किया गया कि एटलीस्ट एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स आपका 2% का होना ही चाहिए, जो भी बिलियनियर है उनके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ हिमालय। अब इसमें दो चार आर्गूमेंट्स है, वो देखते हैं। इसी पर बेस्ड मैंने आपके लिए मेंस का प्रश्न भी दिया है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आकलन सीरीज जो आपका आंसर है उसको आप इवेल्युएट करा सकते हैं। सौरभ पांडे CSE ऐप को डाउनलोड करने के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके अपने आंसर को अपलोड करें, टाइमली अपलोड करें। Day 1 का रिजल्ट मैंने अनाउंस कर दिया है, कम्युनिटी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, जो 3 लोग हैं जिनके आंसर सबसे अच्छे हैं। उसके बाद इवेल्युएशन का एक वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। इसके अलावा जो है आप रेगुलर बेसिस में लिखते रहें, अपलोड करते रहें, आपको आंसर मिलता रहेगा, क्योंकि इतनी सारी कॉपीज़ मुझे चेक करनी पड़ती है, समय तो लगता ही है। लेकिन Day 1 जो मैंने अभी है उसका आपको सेंड कर दिया, अभी आज Day 2 का हो जाएगा। Day 3 का जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन यही रहेगा, आप लिख के पहले रख लिया करो, जैसे ही क्वेश्चन अपलोड हो फटाफट अपलोड कर दो, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलो देखते हैं, रिस्टोरिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालय, इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द हिमालय। अब यहाँ पे एक जो, मतलब यहाँ पे पूरे आर्टिकल के अंदर जो हमें एक आर्गुमेंट कैरी इसमें किया गया है वो क्या है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो इंस्टीट्यूट के बारे में चर्चा की, ये अच्छी है, उसको भी क्यों नहीं इंक्लूड किया, इसको भी करना चाहिए, इस टाइप से बातें हैं, बट इसमें हमें उतना ध्यान नहीं, हमें देखना, हमें एक कंसेप्ट पे वर्क करना है, और वो है कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी पर इन्होंने एक चर्चा कर डाली है, ठीक है। तो जैसे मान लो कैरिंग कैपेसिटी है क्या, इट इज बेस्ड ऑन, ये हाईलाइट क्या किया है, दैट इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम और द एनवायरनमेंट कैन सस्टेनेबली सपोर्ट। मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लो कोई भी जगह, जैसे मान लो इवन आप इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द हिमालयन रीजन ऑल्सो, ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इलाका है। अब इसकी कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल हिमालयन रीजन के अंदर भी आपके पास क्या है, यू हैव, मतलब अगर आप हिमालयन रीजन भी देखोगे तो हिमालयन रीजन में भी आपके पास सर्टेन यू हैव नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कई सारी चीजें हैं। अब वो जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, पानी और ये सब कुछ आप ले लो, और भी इकोसिस्टम हो गया, वो कितनी पॉपुलेशन को सस्टेन कर सकता है, ह्यूमन और नॉन ह्यूमन दोनों की बात करें, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी हो रही है। अब बार बार स्टडी कहती है, जैसे शिमला है या धर्मशाला में मैच अभी कल हुआ था, वो देख लो, पूरा वीडियो देखना कि एकदम पूरा घर ही, पहाड़ों में हर जगह घर बने हुए हैं बहुत सारे। तो एक इकोसिस्टम को समझते हुए, एक इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी मेंटेन करते हुए हमें ये देखना है कि हम कैरिंग कैपेसिटी क्रॉस ना कर दे, और हर जगह हिमालयन रीजन में वी हैव क्रॉस द कैरिंग कैपेसिटी। और जब कैरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो अगर एक गाड़ी में 5 लोग आ सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग एडजस्ट करके बैठ जाएंगे, 7 लोग एडजस्ट करके बैठ जाएंगे। 15-20 लोग बैठे हैं तो ना उनके लिए सर्वाइवल आसान है, ना पूरी की पूरी गाड़ी की सेफ्टी के लिए जो है आसान है। ये हिमालयन रीजन में होगा कि कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड पॉपुलेशन वहाँ पे प्रेजेंट है, और नेचर, प्रकृति के बहुत सारे कुछ नियम हैं उनका उल्लंघन होना, प्लस जो बायोडाइवर्सिटी है और इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन के लिए जो कदम उठाना चाहिए वो ना करना। फाइनली क्या होगा, फाइनली यही होगा कि एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, जो आ भी रहा है। जैसे मान लो बड़ा लैंडस्लाइड आ जाए, फ्लैश फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक की स्थिति बनी रहती है, तो वो फिर नेचर कैरिंग कैपेसिटी तक लाने के अपने ही कुछ रूल्स लगा के, और फिर जो है आप कह सकते हैं कि उससे काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी होगी। इट्स बेटर वी ऑप्ट एन मॉडल, डेवलपमेंट मॉडल जो कि सस्टेनेबल हो, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन
द कैरिंग कैपेसिटी, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो उस पर रहे। तो ये इस चीज़ पर इन्होंने कहा, हाईलाइट भी किया है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स भी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, इंडियन हिमालय क्लाइमेट एडाप्टेशन प्रोग्राम, सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट, रिसेंट गाइडलाइन जो कि हिमालयन रीजन से कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हिमालयन रीजन, जो कि 30 जनवरी 2020 को सर्कुलेट हुई थी। ये थोड़े से याद रख लेना, ठीक है। ये जब भी हिमालयन रीजन पे लिखो, वे फॉरवर्ड लिख रहे हो, आर्गूमेंट दे रहे हो, तो ये कंटेंट आपके बहुत काम आएगा, ठीक है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन देख लो, इसी पर बेस्ड मेंस का क्वेश्चन है जो आप अपलोड कर देना। हेल्थ ऑफ हिमालय डिपेंड्स ऑन हेल्दी इकोलॉजी एंड हेल्दी इकोलॉजी डिपेंड्स ऑन नॉन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है, नॉन ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल। बहुत सोच के लिखना पड़ेगा, 10 नंबर का। नॉन ह्यूमन सेंट्रिक का क्या मतलब? हिमालय का स्वास्थ्य परिस्थिति पर निर्भर करता है और स्वास्थ्य परिस्थिति की गैर मानव केंद्रित विकास मॉडल पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, 10 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना, अपने आंसर को सेंड करना है, चेक कराने के लिए प्रॉपर चेक करके आपको कॉपी मिलेगी। सौरभ पांडे CSE ऐप डाउनलोड करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर करके आकलन सीरीज है, उसमें उसका प्राइस 899 है। तो आकलन सीरीज का हिस्सा बनो, डेली आंसर चेक आपको मिलेगा और इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा कल पहला टेस्ट हो गया एडवांस करंट अफेयर्स का, नेक्स्ट टेस्ट अगले संडे है, मतलब ये संडे जो कमिंग संडे है। आपकी रैंकिंग मैंने शेयर कर दी है बीच में सेशन के ही। इसका प्राइस भी आप देख सकते हो 499 है। 50 टेस्ट हैं टोटल, लगभग 3000 से 4000 के आसपास टॉपिक्स आपके कवर्ड होंगे, ठीक है। और ये आपका टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप जुड़ सकते हैं और इसका जो सेशन का PDF आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। सेशन को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।